गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईडियम, इसमें हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इसके हमने क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो इस लास्ट क्लास में मैंने आपको नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन में मैंने आपको यही बताया था कि मैंने आपको जो गैस का कंपोजिशन पढ़ाया है, मीन्स जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया है ना 78%, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया 21%। ठीक, इसके अलावा जैसे कि हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कुछ गैसेस हैं जो 0.002 या 3% में ऐसे कुछ होती हैं। ठीक है, हाँ 0.02 ही % होती हैं। तो अगर इस गैस के कंपोजिशन के अलावा हमारे इन्वायरमेंट में कोई हानिकारक या विषैली गैसें आने लगती हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एयर पोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स में आप यहाँ पे भी वैसे दो तरीके से सोच सकते हैं, एक नेचुरल एक मैन मेड, लेकिन यहाँ पे आपको मैन मेड रीजन्स ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप नेचुरल रीज़न की बात करेंगे तो सिर्फ यही सब होता है जो आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसी तरीके से बता सकते हैं। अगर हम प्राकृतिक कारण की बात करते हैं तो प्राकृतिक में आपका क्या हो सकता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होना। ठीक है, अगर हम मैन मेड रीजन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मैन मेड रीजन्स में क्या है, सबसे पहले तो जैसे जो भी आपके पास इंडस्ट्री है, ठीक, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी धुआं है, इसमें आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें आप थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में भी बता सकते हैं अगर लॉन्ग आंसर की बात कर रहे हैं तो। नहीं तो आप जैसे इंडस्ट्री वाला रीज़न आपने बताया, तो इंडस्ट्री से जैसे निकलने वाला धुआं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहाँ से ज़्यादा निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं, और उसी से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो जाता है। ठीक है, और जैसे फ्रिज वगैरह एसी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, CFC गैस निकलती है। तो ये सारा हो गया। उसके बाद सेकेंड है जो वाहनों से निकलने वाला धुआं। ठीक है, तो आप ये एक पॉइंट बता सकते हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं हो गया। उसके अलावा जो आपके घरेलू गैस है, जैसे आप घर में जो LPG वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और इसके अलावा जो आप क्या करते हैं, जो पटाखे वगैरह जलाते हैं, तो पटाखों से भी क्या होती है, ऐसी जो हानिकारक गैसें होती हैं जो निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई सारे पॉइंट्स को मिक्स करके बता सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से जैसे क्लासेस चल ही रही हैं तो बस आपको क्या करना है कि आप बहुत चाहे पतली सी ही कॉपी ले लीजिएगा, बस वहाँ पे आप क्या करिए, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस, बस मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसके बस मैं, आप देख रहे होंगे मैं भी बहुत शॉर्ट में ही आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बस मैं जिस तरीके से मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग इतना कर सकते हैं कि उन पॉइंट्स को बस अपनी कॉपी में थोड़ा सा नोट करते चले जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी आपको एग्ज़ाम टाइम में बस आपको यहाँ पे पॉइंट्स ही जानने हैं। मैंने यही आपसे बार बार क्लास में भी कह रहा हूँ और यहाँ पे भी बता रही हूँ कि आपको सिर्फ पॉइंट्स पे फोकस करना है। अगर आपने पॉइंट्स आपके माइंड में आ गया तो आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको अच्छे से देख रहे हैं चीज़ों को, तो इस वजह से आप बस इन सारे पॉइंट्स को लिखते चले जाइए अपनी कॉपी में, बस और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये सब्जेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली कोई नहीं पढ़ता है, नहीं कोई पढ़ाता है, पर अगर आप लोग क्लासेस ले रहे हैं इसके बाद भी आपको अगर एग्ज़ाम में इन सब सब्जेक्ट्स पे मेहनत करनी पड़े तो वो एकदम बेकार ही है। तो इसलिए ऐसे पढ़ते रहिए ताकि आपको रैंडमली एग्ज़ाम में ऐसे भी चले जाएँ, हो सकता है आपका टाइम टेबल इस तरीके के सेट हो कि इसके बाद आपका कोई टफ पेपर हो। तो इसलिए इन सब सब्जेक्ट से आप फ्री रहिए, जो भी ईजी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपके समझने वाले ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट हैं आप उन पर फोकस कर पाएंगे। ओके, तो ये हुआ। उसके बाद है, अब मृदा प्रदूषण की बात करते हैं। मृदा प्रदूषण की अगर आप बात करेंगे तो मृदा प्रदूषण में क्या होता है कि जो हमारे पास मिट्टी होती है, ठीक है, तो मिट्टी में आपको पता है कि उसका भी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है। जैसे अगर आप फसलों के उगाने की बात करते हैं तो फसलों के उगाने में सबसे ज़्यादा हमें क्या ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और जो आपके पास मिट्टी है उसको फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम उसको केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे खाद वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो क्या होती है, वो मतलब जैसे अभी आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो वो
वो तो आपके फसलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है उसको कम कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा जैसे जो भी हमारे पास कचरे होते हैं, ठीक, जैसे कि जो फैक्ट्री वगैरह या इंडस्ट्रीज से निकलने वाले कचरे होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, इसी तरीके से ऐसे जो बंजर भू एरियाज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे उसको फेंक देते हैं। तो इस जैसे बारिश वगैरह होती है तो वो क्या होते हैं, पानी के द्वारा बह के ऐसे जगहों पे जो हमारे खेत वगैरह होते हैं आसपास है, हो सकता है प्रोडक्टाइल एरिया भी हो, तो वहाँ पे बहकर उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जो मिट्टी का जो मतलब उर्वरक क्षमता होती है। तो इस वजह से जो मतलब जो है आपका मृदा प्रदूषण, तो अगर हम इसके रीज़न्स की बात करते हैं तो यही है। अगर आप इसमें भी देखिए दो चीज़ें हैं, अगर आप नेचुरल रीज़न की बात करते हैं यहाँ पे भी देखिए, आपको मैं वैसे ही बता रही हूँ ताकि आपको कुछ और नया कॉन्सेप्ट ना सोचना पड़े। अगर आप नेचुरल रीज़न की बात करते हैं तो जो आपके पास, जैसे मैंने एसिड रेन पढ़ाया है, ठीक है, एसिड रेन आपने पढ़ा ही है। एसिड रेन में मतलब क्या होता है कि जो आपके पास जो बारिश होती है उसमें एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब HCl वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है, जो एसिड रेन होता है। और एसिड रेन आपको पता है कि जो मिट्टी होती है उसकी क्षमता को बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो थोड़ा सा अगर आप एसिड रेन पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आप बता सकते हैं नेचुरल रीज़न। अब अगर आप मैन मेड रीज़न की बात करते हैं तो मैन मेड में भी सिंपल, अगर आप फर्स्ट हम बात करते हैं तो क्या होगा, जो आप क्या करते हैं, खाद वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, खाद डालने से। उसके बाद अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करते हैं तो जो आप क्या करते हैं, कचरा वगैरह फेंकते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा हो या ऐसे कचरे जो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं मृदा प्रदूषण में। उसके बाद यहाँ तक आपके शॉर्ट टाइप आंसर हैं। हाँ, मैंने बताया उसको लॉन्ग तरीके से ही है क्योंकि आपको दोनों तरीके से हेल्प मिल जाए। अगर वही चीज़ें शॉर्ट टर्म में लिखने के लिए आती हैं तो आप बस पॉइंट्स डालिए, उसमें एक आध लाइन ऐसे एक्सप्लेन करते चले जाइए बस। अगर सबसे बेस्ट मेथड जो मैंने आपको क्लास में बताया है बस उसको डालिए, यहाँ पे चार्ट बनाइए, यहाँ पे आपने नेचुरल लिखा, यहाँ पे मैड मेड लिखा, यहाँ पे आप सारे रीजंस को क्या कर दीजिए, सिंपल डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है लॉन्ग टाइम आंसर। सबसे पहले पोल्यूशन क्या है, ठीक है, तो पोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है जो पोल्यूशन होता है मतलब हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी रासायनिक ठीक है या भौतिक चीज़ों का पाया जाना जो हमारे लिए क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल होते हैं, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे ऐसी गैसेस, जैसे गैसें हो गई, ठीक है, जैसे मतलब कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इन्वायरमेंट हमारे एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, है ना, ये सारी जो गैस जैसे रेडिएशंस हो गई, ये हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ऐसी जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो किसी न किसी रीज़न से, है ना, चाहे वो हमारे लापरवाही की वजह से या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से अगर वो इन्वायरमेंट में आ जाती हैं, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्रदूषण बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन शॉर्ट लिखना चाहें तो हमारे वातावरण में ऐसे होने वाले भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जो हमारे लिए क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल होते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण में यहाँ पे आप दो टाइप से बता दीजिएगा। एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण होता है, इसे क्या बोलते हैं, जैविक प्रदूषण, और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसे बोलते हैं अजैविक प्रदूषण, ठीक है। तो जैविक और ये जो प्रदूषण होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये क्या होता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब इसे ये टाइम टू टाइम उसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप जानवरों की जैसे मतलब मनुष्य की लाश वगैरह है, अगर उसे आप क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर दफना देते हैं तो वो क्या होता है, डिग्रेडेबल होकर फिर वो पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जैसे आप जैसे गोबर वगैरह हो गया या सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, इन्हें सब आपको फेंक देते हैं तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जैसे पॉलीथीन हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे हैं जो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने बात करी है पोल्यूशन की। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे ऐसे ही आपकी रिविजन्स क्लासेस चलती रहेंगी, और अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने डबल ईडीएम के पहले वीडियोस डाले थे। मैंने देखा कि आप लोग उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और देखते भी नहीं हैं, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से मतलब चीज़ों को फ़ायदा लीजिए, क्योंकि जो भी टीचर्स या सभी लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ही हो रहा है। और एग्ज़ाम्स जब भी होंगे आपको बहुत ज़्यादा इस बार आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, तो इतना ज़्यादा केयरलेस होकर ना रहें। ओके, थैंक यू।